बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, कौमों पे मुश्किल वक्त आता है और गुज़र जाता है। कौम अपने लीडरशिप के साथ यकसू होके, उसके कंधे के साथ कंधा मिला के जब कोई कंसेंसस के साथ कोई जंग लड़ती है तो वो कौमें हमेशा सुरखरू होती हैं। तारीख़ हमें यही बताती है और तारीख़ में इस किस्म के जो क्राइसिस हैं जो आज पूरी दुनिया को दरपेश हैं और जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, इस किस्म के क्राइसिस तारीख़ में उसका ज़िक्र मौजूद हैं और कौमें उससे सुरखरू होके निकली हैं। इसकी एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जब कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त उसके जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं उनके किरदार को भी हमेशा याद रखा जाता है कि किसने क्या रोल प्ले किया था। ये वक्त तो इंशाअल्लाह ताला गुज़र ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का किरदार तारीख़ की किताबों में, तारीख़ के निसाबों में मुअर्रिखीन हमेशा याद रखेंगे। हमारी ये वीडियोस भी इंशाअल्लाह और मेरे भी और दूसरे जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ महाज़ों पे फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, इसको भी याद रखा जाएगा कि कैसे इस क्राइसिस में भी, इन नामुसाद हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी जब वज़ीर आज़म साहब मीडिया एंकर्स को बुलाते हैं तो बजाय इसके कि वो अपने मुआशी स्ट्रक्चर के मुताबिक, मुआशी सलाहियत के मुताबिक, मुआशी इस्तेदाद के मुताबिक अपना कोई काबिल अमल तजावीज़ पेश कर सकें। ज़ाहिर है एक इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता आजकल के दौर में, तो उसका माइंड हर तरफ जो है ज़ाहिर है वो तमाम मसाइल के हल की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन जब भी मीडिया एंकर से सामना और साबका पड़ता है तो पहले तो ये कहा जाता है कि जी आप कहें कि हमने घबराना है। वो कहते हैं कि नहीं घबराना। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, वो कहते हैं नहीं आप कौन से कहें कि आपने घबराना है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अमलन लॉकडाउन हो चुका है, प्रैक्टिकली हो चुका है, नहीं आप अपनी ज़बान से अदा करें ये अल्फाज कि लॉकडाउन हो चुका है, आपने अपनी ज़बान से अदा करना है। और इसके बाद फिर कहा जाता है कि आगे बढ़े और शहबाज शरीफ साहब के साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हाथ मिलाएं। तो जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है और ज़ाहिर कोरोना वायरस और क्राइसिस के हवाले से कि कैसे इससे निमटना है, अपने नबर्द आजमा होना है, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जब बैठते हैं तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मीर शकील उर रहमान को रिहा कर दें। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया में 60-70 किस्म की तहकीकात हो रही हैं ये कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से, लेकिन किसी एक जगह भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का दिमाग इस तरफ नहीं जाता कि मीर शकील रहमान को रिहा करने से भी कोरोना का इलाज हो सकता है। ये पाकिस्तान के जो अरस्तु, जो दानिश्वर हैं, जो फिलासफर, जो साइंटिस्ट, जो दानिश्वर, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, ये उन्हीं की इख्तरा है, एक जहन से गढ़ी हुई एक बात है कि मीर शकील रहमान का क्या ताल्लुक है यार उसकी रिहाई का कोरोना वायरस के इलाज से। ये तहकीकात तो जाके पूरी दुनिया में इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं जो हमारे सीनियर 4-5-6 साफ़ी हैं। लेकिन खैर, जब शबाज ऐसे हालात में आप मुझे बताएं कि अपोजिशन के साथ वो कैसे बैठेंगे। इंतहाई गैर मंतकी किस्म का उनका मुतालबा होता है। कंसेंसस डेवलप करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, स्काइप पे होती है, जैसे भी होती है, और फिर बाद में शोर और वावेला शुरू कर दिया जाता है कि देखिए जी वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ बैठ नहीं रही अपोजिशन की जमातें। और दूसरी तरफ फिर वो अपने जो फ्रंट मैन हैं, चंद सहाफ़ियों को वो आगे कर देते हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं बैठ रहे। जब उनके साथ बैठते हैं वो शकील उर रहमान की बात करते हैं। एक अजीब किस्म की उन्होंने कौम को डिवाइड किया हुआ है, पूरे मीडिया ने, साफ़ियों ने, दानिश्वरों ने और अपोजिशन की चंद जमातों ने। खैर इस पर तफसीलन बात होती रहेगी। तो नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊं कि कल वज़ीर आज़म साहब ने भी नसीम ज़ारा साहब के सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं इन लोगों के साथ कैसे बैठूं। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने पूरी तफसील के साथ ये मुनासिब नहीं समझा कि वो मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उनके मनसब के मुताबिक भी नहीं था और इतनी तफसील से बात उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इन लोगों ने 30 साल हुकूमत की और किस किस्म के क्राइसिस में है, इकोनॉमिक और या सेहत के हवाले से किस कदर मुश्किलात का सामना है हमें। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने इस कदर इशारतन उनसे ये बात कही। तो मैं आज अपने नाज़रीन के सामने चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स, आटे में नमक के बराबर फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँगा, आटे में नमक के बराबर। और उसके बाद आप लोग जो नून लीग के हवारी भी हैं, जो हिमायती भी हैं,
और जितने भी सुनने वाले हैं, सामीन नाजरीन है, वो खुद फैसला कर ले कि आया वाकई ये जो मौजूदा क्राइसिस में जो इस कदर मुआशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान को, जो मतलब मईशत के हवाले से, रकम के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी, वेंटिलेटर्स के हवाले से भी, तो क्या इसके बावजूद भी इन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए इन हालात में भी? और क्या ये जो सहाफ़ी और दानिश्वर है, उनसे सवाल इमरान खान साहब से पूछने के बजाय इनको चाहिए था कि वो भागते और कैमरे दौड़ाते उनके पीछे कि हाँ बताएं आप लोगों ने ये मईशत के साथ हाल की है और इसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। खैर, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा मज़ीद। ये मेरे पास ऑफिशियल सरकारी आदाद शुमार है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि किस कदर मईशत का कबाड़ा निकाला है और आज मुल्क जो है इंतहाई मुश्किल हालात में इस क्राइसिस से निपटने के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। पहली बात, आसिफ जरदारी ज़ाहिर सदर 2008 में बने थे, उसके बाद तो नहीं थे, 2008 से 2012-13 तक। आसिफ जरदारी के पास, यह सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आसिफ जरदारी के पास 2016 में 240 सिक्योरिटी गाड़ियाँ थी सरकारी ख़जाने से। आसिफ जरदारी के पास 2017 में 286, 2018 में 156 सिक्योरिटी गाड़ियाँ थी। 2016, 2017, 2018 ये तादाद याद रखते जाएं नाज़रीन। और उनकी सिक्योरिटी पे 556 पुलिस एहलकार तैनात थे। इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब सदर नहीं थे, फिर भी उनके 2 कैंप ऑफिस थे और तमाम तरह जो खर्चा था वो सरकारी ख़जाने से पूरा होता था। 2015 में नवाज शरीफ साहब का एक दिन का खर्चा $4,65,000 था। 2016 में नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए तो 3,27,000 पाउंड खर्च किए सरकारी ख़जाने से। जाती उम्रा जो है, रायवेंड महल जो है कि सिक्योरिटी कैमरों पे सिर्फ 6,66,000 रुपए खर्च किए गए, वो भी सरकारी खजाने से। नवाज शरीफ साहब की जाती सिक्योरिटी पे 431 करोड़ और 43 लाख रुपए खर्च हुआ है। ये आप देखें, एक एक शख्स, एक एक पर्सन पे अरबों के खर्चे हो रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी गाड़ियां 2016, 17, 18 वो सारे आप जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं वो आप नोट करते जाएं। और इससे भी आगे चले, नवाज शरीफ साहब के घर की फेंसिंग के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 431 करोड़ 83 लाख नाअहल होने के बाद भी नवाज शरीफ साहब पे खर्च हुए। और इससे भी आगे चलें, जो कोरोना का इलाज है आजकल जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो उसके ऊपर कितने खर्च हुए कि 872 करोड़ 69,59,000 शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किए सिक्योरिटी पे। उनके भी 5 कैंप ऑफिस थे और इन्होंने बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी खर्चा संभाला। और बड़े मियाँ ने छोटे भाई के लिए हेलीकॉप्टर लिया, बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए हेलीकॉप्टर लिया। शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर का 426 मरतबा मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल किया। और नाज़रीन, अभी रुक जाना है, मज़ीद भी अदाद शुमार है, ये आटे में नमक के बराबर है। ये मैं आप इन लोगों को बताना चाहता हूँ, इन सहाफ़ियों को, कि आया इन हालात में भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, आगे बढ़ें। माजी में कौमी इदारे को गिरवी रख कर कर्जे लिए गए, यानी कि जो मोटरवेज वगैरह बहुत सारे इदारे इसहाक डार साहब ने, और 10 साल में 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने वजारत उज़्मा के दौरान मुल्तान और लाहौर में 5 कैंप ऑफिस बना रखे थे और उनका तमाम का खर्चा भी सरकारी ख़जाने से पूरा होता था। आसिफ जरदारी साहब ने सिक्योरिटी के नाम पर 173 अरब से ज़ायद के अखराजात किए और सरकारी ख़जाने से अदा किए। शरीफ ख़ानदान के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 2,553 थी। जाती उम्रा की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए। जाती उम्रा के अतराफ बाड़ लगाने पर कौमी ख़जाने से 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अच्छा, अब मैंने पहले बताया कि शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ 59 लाख से ज़ायद खर्च किए और उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ के तैयारे को 556 बार इस्तेमाल किया। इससे भी आगे ज़रा रुक जाए नाज़रीन, थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर और भी हैं। आसिफ जरदारी ने दुबई के 51 दौरे किए, 51 में से 41 दौरे निजी थे जो अवाम के खर्चे पर किए, यानी कि 51 में से 41 दौरे निजी प्राइवेट अपनी ज़ाती नोयत के थे, कारोबारी नोयत के थे,
और उसमें भी पैसा जो है सरकारी ख़जाने से खर्च हुआ। नवाज शरीफ साहब ने लंदन के 24 दौरे किए, जिनमें से 20 प्राइवेट निजी थे, ये भी अवाम ने बर्दाश्त की है। अच्छा, अब इससे सवाल ये है कि हमारे सहाफ़ी जब जाते हैं और 2-3 सवाल इमरान खान साहब से पूछ लेते हैं और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि जो पूरे दुनिया में एक क्राइसिस है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वजह से है, और जो आज मुआशरी जो अबतरी है और जो माशी मुश्किलात हैं पाकिस्तान को इस क्राइसिस में, वो भी इमरान खान साहब की वजह से है। और फिर ये जब हमारे अरस्तु और सुकरात और बुकरात ये जो सहाफ़ी निकलते हैं तो फिर ये बड़ा सीना चौड़ा करके निकलते हैं और पूछते हैं कि सवाल तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह से भी पूछा जा सकता है, तो क्या वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल दुरुस्त बात है, 100% एग्रीड। लेकिन यही सवाल मेरा भी आपसे है कि सवाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह से पूछा जा सकता है, तो आज जो माशी अबतरी है यही सवाल आप कैमरे उठा के और अपने जो टीम को भेज के इन लोगों के इंटरव्यूज़ करें कि सर आप लोगों ने ये काम किए हैं और ये आटे में नमक के बराबर हैं। तो ये इतलाक़, इस उसूल का इतलाक़ आप वहाँ पे नहीं करते, आप सारे एक ही मौजूदा हुकूमत पे ही मलबा डाल देते हैं। तो आपको अगर मुनसिफ हैं तो इन अदाद शुमार को भी आज के क्राइसिस में लोगों के सामने पेश करना चाहिए था। वन मस्ट बी फेयर इन कंट्रोवर्सीज, ये सहाफ़त का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। नाज़रीन, इस मौजू पे आपसे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।